नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान एक ट्रैक्टर परेड करेंगे या नहीं करेंगे, तो किस रूप में करेंगे, इन सब बातों का फैसला अब दिल्ली पुलिस को लेना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर परेड पर पाबंदी लगाने वाली याचिका पर सुनवाई तो की, लेकिन फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कानून व्यवस्था का मामला है और इस पर पुलिस को ही फैसला करना है, पुलिस ही इस पर कोई फैसला ले सकती है। पुलिस एक्ट के तहत सरकार और पुलिस को यह अधिकार है और अदालत को इनके बारे में बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगली सुनवाई बुधवार को होगी, लेकिन कल सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच एक और दौर की बैठक हो रही है और अब दिल्ली पुलिस को यह फैसला लेना है कि किसानों की जो प्रस्तावित 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड होने वाली है, जिसकी रिहर्सल लगातार चल रही है, जो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर फैसला अब दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली पुलिस को यह फैसला करना है कि किसानों को ट्रैक्टर परेड करने का वो की इजाजत देती है या नहीं, दिल्ली में ये ट्रैक्टर परेड प्रवेश कर पाएगी या नहीं। कानून व्यवस्था का ये मामला है। अदालत ने कहा है कि ये दिल्ली पुलिस का मामला है, पुलिस को देखना है, कानून और व्यवस्था पुलिस को सुलझानी है, सरकार अपने अधिकार को समझे, सरकार का भी मामला है। तो अब यह फैसला वहीं होगा। दखल देने पर सरकार को गलतफहमी हो सकती है, यानी कि अदालत ने दखल देने से साफ मना कर दिया है, कहा है कि यह कानून और व्यवस्था का मामला है, आप देखिए, करवाना है तो करवाइए, नहीं तो मना कर दीजिए, रोक दीजिए। किसान ये कह रहे हैं कि उनका इरादा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर बाधा डालना बिल्कुल नहीं है। किसान ये भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली में विरोध परेड नहीं करेंगे, बल्कि सहमति किसान संगठनों में नहीं दिख रही थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई है, तो किसानों का रुख क्या रहा, ये जानने के लिए दिल्ली की बॉर्डर की तरफ आइए, रुख करते हैं, वहां पर देखते हैं क्या हलचल है। 26 जनवरी को किसानों की योजना है कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और ट्रैक्टर पर निकलेंगे तमाम किसान और इसी तरीके से होगा झंडा किसानों का और साथ ही साथ तिरंगा झंडा भी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि पुलिस तय करे कि क्या होगा, कैसे ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। तो आपको लगता है कि पुलिस जो है, पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है, तो क्या लगता है कि पुलिस मानेगी नहीं मानेगी? मानने की वे हमारे बच्चे हैं, वे हमारे पर हथियार चलाओगे तो देख लो, हमारे बच्चे मान लेंगे। बच्चे अपने पुलिस के हिसाब से आपको लगता है कि पुलिस का जो रुक रहा है, आपको इतने दिनों से यहाँ रोक रखा है, तो आगे जाने देगी पुलिस? कोई नहीं रोक सकती, सब अपने बच्चे हैं, हम उनको अपने आप की डालेंगे, ना हम उनके साथ झगड़ा करें ना हमारे साथ। तो ये एक किसानों का जो रुख है कि किसानों के बेटे हैं, जो जवान और किसान का जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपस में बहुत सहृदय रहा है। तो क्या लगता है कि कैसे चलेगा ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर? एकदम भगाओगे, आप लोगों की इतनी उम्र है, कभी ऐसी ट्रैक्टर रैली देखी है इस तरीके से सड़क पे दौड़ती हो तो दिल्ली की? ये ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर रैली ऐसा नहीं कि पहली बार होगा। 7 जनवरी को भी एक ट्रैक्टर रैली निकली थी और वो अलग अलग हिस्सों से चली थी, दिल्ली के बॉर्डर से निकली थी। एक बार फिर यही ट्रैक्टर रैली को निकालने की योजना है। कुछ मामला है आज, जैसे चरहूनी साहब के मामला है कि पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने बात विचार कर लिया, उनको जो आपका अभी मंच है उससे आपने बाहर अभी किया है, तो क्या इस कमेटी पे निर्णय लिया होगा? मैं तो कल वहाँ नहीं था, और कमेटी के और लोग हैं, जैसे और लोग हैं वहाँ करीब 500 के आसपास संगठन है और करीब उसमें से 82 लोग हैं, तो उसमें से मैं तो एक आदमी हूँ, तो उनका जो निर्णय हुआ होगा वो हुआ होगा, मैं था नहीं कल। तो कहीं लग रहा है कि सियासी जो एक तरीके से सरकार ये कह रही कि सियासी आंदोलन है, तो कहीं उस तरीके की राह पर जा रहा है, क्योंकि आप ही के बीच में से लोग सियासतदानों से भी संपर्क में? नहीं मिलना चाहिए किसी से, और जब गठबंधन है एक, हमको किससे मिलना है तो पूरा कमेटी उसकी तय करती है, तो उनको ये शायद कहा है कि 2-3 दिन में वो बताए, तो हो सके कि अपना वो दे दे, ये हुआ है। लेकिन क्या अब तो गणतंत्र दिवस का अपना प्रोग्राम चलता है? गणतंत्र दिवस कोई तारीख चेंज होती है? 26 तारीख है, 26 ही होगी। प्लान भी नहीं चेंज होगा?
प्लान कोई चेंज होगा। जो लोग गांव में से आ गए उनको कॉल दे दी, पुलिस मना करेगी तो अबे जहाँ रोकेगी रोक लेगी, वो तो गांव वाले देखेंगे। आप क्या कहते हैं? हम ये कह रहे कि जो एक रूट तय हो जाए, प्रशासन बैठ के बातचीत कर ले और एक रूट दे दे कि इस रूट से यहाँ से लोग आएंगे, यहाँ से यहाँ को चले जाएंगे, एक रास्ता दे दे उनको। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि किसानों की ट्रैक्टर परेड ना हो। कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है, पुलिस देखे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हाँ देखो, जो दिल्ली पुलिस ने जो याचिका पाई थी अपने सुप्रीम कोर्ट में ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਅਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਰੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉੱਤੇ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਸ ਪਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਤੀ ਗਈ ਆ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ कि किसानों को अपना आंदोलन चलाने का हक है, ये जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਰਪੀੜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ किसान ਆ वो भी एक देश के नागरिक हैं, उसको भी हक है, वो भी अपना गणराज्य मनावे। सुप्रीम कोर्ट किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली बिल्कुल करेंगे, ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फैसला दिल्ली पुलिस को करना है कि इजाजत देती है दिल्ली पुलिस या नहीं। मुश्किल की बात यहां पर यह है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच अविश्वास की बर्फ कहीं से भी पिघलती हुई नहीं दिखाई दे रही। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार कानून वापस लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब यह हुआ कि दोनों का रुख बिल्कुल साफ है। अगर पुलिस को कहा है तो पुलिस को बात तो करनी पड़ेगी ना। पुलिस को हमने रिंग रोड को कहा है, वे अक्षरधाम तक वहां तक कह रहे थे। हमने कहा कि रिंग रोड पर को आएगा और लेकर निकल जाएगा ट्रैक्टर, अंदर नहीं हम जाएंगे। ये हमने जो जत्थेबंदी जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने तय कर लिया कि हम दिल्ली के अंदर नहीं अब जा रहे, हम जो रिंग रोड है उस पर जाएंगे। उसमें से यही कहना चाहता हूं कि उस दिन गणतंत्रता दिवस है और देश का राष्ट्रीय पर्व है, और उस दिन हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, जिससे कि विश्व के अंदर ये मैसेज नहीं जाए जो आज पूरा देश है नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, वहीं भारत की ओर देख रहा है, और हम सपने देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बने। उस दिशा के अंदर हम जा रहे हैं, और वहीं पर अगर देश के अंदर जिस तरह से यूनियन के नेता हैं वो अगर इस तरह का अगर काम करेंगे तो मैं सोचता हूं कि विश्व के अंदर अपने भारत की जो छवि है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। किसान तो जो यहाँ पर आ रहा अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आ रहा, अपनी प्रॉपर्टी, अपने कारोबार, अपने घर बार, उसको इन सब चीजों को गंवानी पड़ेगा तो भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये इनको गलत फहमी है। तो क्या लगता है, फंसाने की कोशिश? फंसाने की कोशिश फंसा लो, इन्हें को भी देखेंगे कहाँ है उनका ऑफिस। आपने भी तो पेच फंसा रखा है, और बिना पेच फंसाओ सरकार कुछ हल निकाल देगी? अभी फंसी रही सरकार, फंसाओगे। और यूनियन के अंदर मैं देख रहा हूं कि समाधान की ओर बढ़ने के लिए जो कुछ यूनियन के अंदर नेता है वो चाहते हैं कि इसका समाधान हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऐसे नेता कुछ हैं जो नहीं चाहते कि इसका समाधान हो। जिसमें अगर मैं तो यही कहना चाहता हूं, अगर इस समय इनकी जो यूनियन है उनमें से जो कम्युनिस्ट है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इसका समस्या का समाधान निकले, और वो अगर इस कमेटी से बाहर निकल जाता है तो कल उसका फैसला हो जाएगा। अब दोनों पक्ष आपने सुन लिए और स्थिति यहां पर बिल्कुल साफ है, और जो स्थिति है दोनों पक्षों का जो अंदाज है उससे बात आगे बढ़ती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और ऐसे में कल एक और दौर की बैठक होनी है सरकार और किसानों के बीच। हमने कल की बैठक पर किसानों का मूड भांपने की, जानने की कोशिश की है। देखिए किसान क्या सोचते हैं। किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, बातचीत भी मंगलवार को होनी है। बातचीत का क्या कुछ रहेगा एजेंडा, हम एक यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हैं और कई सारे किसान नेता हमारे साथ यहाँ पर हैं। बातचीत कल भी होनी है, क्या लगता है सरकार से क्या बातचीत होगी? सरकार से हम तो उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद पे कायम है कि सरकार जो है इन्हें वापिस लेगी, और उसी उम्मीद पर कायम है कि सरकार इतनी हठधर्मिता नहीं करेगी
आशावान है। अब तो 26 जनवरी का भी मामला आ गया, क्या तो बातचीत में कुछ लगता है कि 26 जनवरी का दबाव पड़ेगा? 26 जनवरी का दबाव पड़ना नहीं चाहिए ना, हमें उम्मीद के दबाव कोई पड़ेगा। ये तो पर्व है, तो पर्व में क्या दबाव पड़ेगा? कोई दबाव नहीं पड़ने का। ये दबाव की राजनीति नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है युद्धवीर जी भी हैं और राकेश टिकैत भी हैं। ये बताइए कि कल बातचीत फिर से होनी है, आप लोगों तो क्या कुछ कल होगा? कल होगा, बात करेंगे कल सरकार से। फिर किस माहौल में? माहौल तो ठीक ही रहता है, वहाँ पे लंगर भी होता है, अब अपना होता है सब। अच्छा ये बताइए क्या कि बातचीत का एजेंडा कहाँ तक पहुंचा? देखिए, बेसिक कल सरकार, आपने देखा होगा कल कृषि मंत्री ने एक बयान दिया और उस बयान में उन बातों को दोहराया जो सरकार निरंतर पूर्व में बैठकों में कहती रही है। 19 तारीख को जब उनको पता है हम बैठक करने जा रहे हैं तो कोई भी माहौल को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करता। जानबूझ के उन्होंने कल बयान देके माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो उन्होंने खुद ही कर दिया कि 19 तारीख को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, गतिरोध जैसा था वैसा बना रहेगा। कई सारे और नेता हैं कि यहाँ पर नहीं होगा। आपको क्या लगता है अगर बातचीत नहीं बढ़ रही है आगे तो कहाँ मामला कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक इसके ले जाने का योजना है? देखो 54 डे हो गए हैं हमारे, पर डे की जो हमारे किसान की शहीदी हो रही है, तो शांतमय चल रहा है। आगे भी हम शांतमय लेकर चलेंगे। जो हमारी कोर कमेटी बैठे है, संयुक्त राष्ट्र है, वही फैसला लेंगे। बाकी जो ट्रैक्टरों की रैली की बात है वो तो कन्फर्म है, जो रूट चलेगा। बातचीत बने टूटे बिगड़े उस पर कोई नहीं है। तो ये जो किसान है, ये हाथों में देखिए झंडा है, तिरंगा है, और बात ये है क्या कि हम यहाँ पर टिके रहेंगे। 54 दिन हो चुके हैं। आगे अगर बात बनती है सरकार से तो ठीक है, नहीं बनती है तो भी ठीक है। अगर बात नहीं बनती है सरकार से तो यही टिके रहेंगे। हाँ, बिल्कुल टिके रहेंगे, बिल्कुल टिके रहेंगे। सरकार बनानी नहीं चाह रही, बात सरकार तो बनानी नहीं चाह रही हो तो कैसे दे। कल इतवार में जो कृषि मंत्री ने बयान दिया, क्या वो इतवार में उसे बयान देना अच्छा था? तो किसानों को और भड़का रहे, किसानों को भड़का रहे। क्या बात ये सही है कि सरकार बातचीत की बजाय भड़काने पर ध्यान दे रही है? ये एकदम सही है कि जिस तरीके से बयानबाजी खट्टर साहब ने भी किया और कल मौजूदा हमारे कृषि मंत्री ने किया, वो कहीं न कहीं किसानों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बातचीत से पहले इस तरीके के बयान से एक माहौल क्या आपको लगता है सही बना? देखिए, वो सकारात्मक माहौल में बातचीत करना चाहिए उन्हें, और हम आशा करते हैं कि सरकार को इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। तो किसान सरकार दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और ये मामला जस का तस है। आइए अब रुख करते हैं बिहार का। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बिहार विधान परिषद में एंट्री मिलने जा रही है। उन्होंने आज एमएलसी चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। शाहनवाज हुसैन के साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने भी पर्चा भर दिया है। यानी कि विधान परिषद के लिए शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी नामांकन जमा कर दिया है। इसके बाद बीजेपी नेता ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा का धन्यवाद किया शाहनवाज हुसैन ने, और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब केंद्र में थे तो उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला। बीजेपी के बड़े नेता शहनवाज हुसैन की बिहार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। शहनवाज जी, आज आप एमएलसी के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पहले ये बताइए, केंद्र की राजनीति आपने इतने सालों तक की है, बिहार की राजनीति? मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूं, वहीं काम कर रहा हूं। लेकिन एक सुशील मोदी जी की जो सीट खाली हुई थी उसको फिल करने के लिए पार्टी ने आदेश दिया है विधान परिषद के लिए। पार्टी का सिपाही हूं, जो भी हुक्म पार्टी करती है उसको मानता हूं, और जो पार्टी का आदेश है उसका पालन कर रहा हूं। लगता है आप यहाँ एमएलसी बनेंगे तो बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। किस तरीके से समन्वय बैठाएंगे नीतीश कुमार के साथ? इस बात का के गवाह हैं कि हम बिहार में कितने सक्रिय हैं। जिम्मेदारी राष्ट्रीय मिलती है, कभी कश्मीर जाता हूं, कभी चुनाव प्रचार में कहीं भी जाता हूं। जो हुक्म मिलता है पार्टी का वो करता हूं। पार्टी में दायित्व होता है, कोई छोटा बड़ा दायित्व नहीं होता है। जो हुक्म पार्टी का होता है उसको फॉलो करता हूं। नीतीश जी के साथ किस तरीके के रिश्ते हैं? मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं पिछली बार ही मिल के आया था उनसे। वो मेरे बड़े भाई हैं और बहुत उनसे हमने सीखा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो वो जब फूड प्रोसेसिंग में मिनिस्टर था तो मेरा विभाग पहले तो अटल जी के साथ था, बाद में कृषि मंत्रालय में जुड़ा। तो नीतीश जी उसके कैबिनेट मंत्री बने और मैं अमोइस था उनके साथ भी, क्योंकि वो विभाग जुड़ा थोड़े दिन ही। ठीक है उनके साथ?
बहुत वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। सरकार में कोई बड़ी भूमिका मिलेगी, कैबिनेट विस्तार होगा, मंत्री बनाया जाएगा तो? नहीं, मैं तो सिर्फ पार्षद के लिए आदेश हुआ है, बाकी मैं पार्टी का काम करता हूं, करता रहूंगा। आपने सुना शाहनवाज हुसैन को। वो कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ पहले भी काम कर चुका हूं और एक बार फिर से अगर मुझे आदेश हुआ है आला कमान की तरफ से तो काम करूंगा। नीतीश कुमार क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं। सर मंत्रिमंडल विस्तार, आपने बार बार कहा है कि भाजपा जब चाहेगी तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार? शाहनवाज हुसैन की विधान परिषद में एंट्री। 3 राज्यों में कैबिनेट विस्तार की सरगर्मियां हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का भी विस्तार हो रहा है, तो राजस्थान में अशोक गहलोत विस्तार की तैयारी में लगे हुए। बीजेपी की तरफ से आज 10 लोगों ने नामांकन किया विधान परिषद का। डिप्टी सीएम ने किया, दिनेश शर्मा ने, प्रदेश अध्यक्ष ने किया, साथ साथ अरविंद शर्मा, जिनकी काफी ज्यादा चर्चा है। हमारे साथ बात करने के लिए केशव मौर्य मौजूद हैं, जो कि डिप्टी सीएम है। सर, 10 लोगों ने आज नामांकन कर दिया, आपकी संख्या बढ़ जाएगी। क्या लगता है कि 10 और 2 जो समाजवादी पार्टी के हैं सब निर्विरोध चुने जाएंगे, या फिर 13वां उम्मीदवार भी आया है तो कुछ लड़ाई भी होगी? तो अभी 13वां उम्मीदवार मेरी सूचना के हिसाब से नहीं आया है कोई, लेकिन अगर कोई आएगा 13वां तो चुनाव होगा। लेकिन चुनाव हो चाहे निर्विरोध हो, जितने सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में हैं उसके हिसाब से हमारे 10 प्रत्याशी हैं। 10 के 10 सभी प्रत्याशी, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी हैं, उसमें 8 और जिसमें आप दोबारा आ रहे हैं लक्ष्मण आचार्य जी जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अरविंद कुमार शर्मा जी जो IAS से अपना रिटायरमेंट लेकर के वह भी हैं, और जो पार्टी के कई वरिष्ठ और जिम्मेदार और संगठन से संबंधित लोगों को और प्रत्याशी बनाया है। तो 10 सदस्यों की विधान परिषद में हमारी और संख्या बढ़ने के बाद हमारी ताकत विधान परिषद में भी बढ़ जाएगी। विधानसभा में तो हम हैं ताकतवर, लेकिन विधान परिषद में थोड़ा नंबर कम होने के कारण कई प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उस अड़चन से दूर रहे। सर, ये बताइए कि इस विधान परिषद में जो जितने 10 लोग गए, क्या माना जाए कि कोई मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है आने वाले वक्त में, मंत्रिमंडल विस्तार होगा? देखिए, मंत्रिपरिषद का विस्तार और किन्हें मंत्री बनाना यह अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। वह विचार कर रहे होंगे तो जरूर होगा, या कोई ऐसी चर्चा अभी मेरे स्तर पर नहीं है, तो जब कोई चर्चा होगी तो आपको बताएंगे। लेकिन हो सकता है मंत्रिपरिषद का विस्तार भी हो सकता है कुछ नए लोग भी आवें और जो वर्तमान में हैं उनके अनुभव, उनके कार्य को ध्यान में रखें। ये तो मुख्यमंत्री जी करेंगे जो भी करना होगा, लेकिन प्रदेश के अंदर हम लोग चाहते हैं कि विकास का जो नया युग शुरू हुआ है, जो सुशासन लोगों को महसूस हो रहा है, उसको और अच्छे तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर विचार होगा। आगे बढ़ते हैं खबर वैक्सीनेशन की। हमारे देश में टीकाकरण अभियान पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसके बावजूद लोग वैक्सीनेशन केंद्रों तक आ रहे हैं। टीकाकरण अभियान के तीसरे दिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली का हाल बता रही हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। कोरोना के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में हो रहा है और आज सेकेंड राउंड का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में भी तमाम अस्पतालों में वैक्सीन जो है वो दी जा रही है और हम लोग खड़े हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के बाहर, जहां कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। लगातार लगभग 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को सरकार ने टारगेट में रखा है जिनको ये वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। हालांकि एहतियात भी बढ़ती जा रही है क्योंकि पहले दिन में तमाम इलाकों से साइड इफेक्ट्स की बात आई थी। देश की राजधानी दिल्ली में ही लगभग 50 से ज्यादा लोगों के सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात सामने आई थी, जिसको लेके लगातार भ्रांतियां भी लगातार सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। पर एम्स वो जगह जहां पे देश भर से तमाम मरीज यहां पहुंचते हैं, यहां पे जो डॉक्टर्स हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको ये डोज दी जा रही है। और लगभग पहले दौर में 2,24,000
हजार लोगों को ये डोज दी गई है। आज दूसरे दौर में भी टारगेट रखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाए। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी पहले ही दिन टीका लगवाने वाले लोगों में शामिल रहे। उनसे भी मौसमी ने बात की। मैं यही लोगों को कहूंगा कि वैक्सीन, अगर हमें कोविड-19 से निकलना है बाहर, मोर्टेलिटी हमारी कम करनी है, डेथ रेट कम करनी है, इकोनॉमी वापस लानी है, स्कूल वगैरह शुरू करने हैं, तो सब लोगों को आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। देखिए, अगर हर एक कोई आप दवाई भी लेंगे, क्रोसिन या पैरासिटामोल भी लेंगे, तो थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी हो सकता है। किस तरह उसकी की पूरी डॉक्टर साहब, क्या हार्ट अटैक भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मेन जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ बॉडी एक्स, फीवर, जहाँ टीका लगा वहाँ थोड़ा दर्द होने के लिए हो सकते हैं, जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। 10% से कम लोगों में ये होते हैं। अगर सीरियस साइड इफेक्ट है तो कभी दफा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसमें स्किन में छपाके आ गए, थोड़ी घबराहट हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई। उसके लिए पूरी तैयारी की गई है हर एक सेंटर में, और वो आराम से ट्रीट किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे डेथ हो सकती है। लद्दाख में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है और ठंड की स्थिति यह है कि वहां पर तापमान -40 डिग्री तक पहुंच चुका है। और इतनी जबरदस्त ठंड में चीन के सैनिकों के हौसले पस्त हो गए, वो पीछे हटे, लेकिन हमारे सैनिक जो हैं वो -40 डिग्री में भी डटे हुए हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। -30 डिग्री की जिस ठंड में चीनी सैनिकों को पेंगोंग से पीछे हटने तक मजबूर कर दिया, उन पहाड़ियों पर भारतीय सेना के जांबाज सिपाहियों का जोश हाई है। भारतीय सेना का भरोसा ऐसा कि एलएसी जाने की पाबंदी हटा दी गई, जिसके बाद आज एलएसी पहुंचने वाला आज तक पहला चैनल बना। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का तनाव बढ़ा था, आज तक मात्र चैनल था जिसने सबसे पहले ग्राउंड पर जाकर आपको सारी जानकारियां दी थी। उसके बाद मीडिया की किसी टीम को भी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर आज तक पहला चैनल बना देश का, जो जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मीडिया को अनुमति मिली है तो जाने के लिए वहां पर निकला है। जब हमारी टीम पेंगोंग झील पहुंची तो हिलोरे मारने वाला झील का पानी भी ठंड में जमकर बर्फ बनने लगा है, जिससे इलाके में ठंड के कोहराम का अंदाजा लगाया जा सकता है। रात का -30 तक चला जाता है, -10 डिग्री दिन का तापमान होता है, और ये झील अधिकतर अब जमने लगा है धीरे धीरे। लेकिन साल्टी वाटर होने के कारण, यानी खारा पानी होने के कारण फिलहाल झील पूरी तरह से नहीं जमा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये झील पूरी तरह से जम जाएगी। आज तक की टीम जिस पेंगोंग झील के पास पहुंची थी, वहां से फिंगर 4 का इलाका साफ दिखाई देता है। ये वही फिंगर 4 है जिसे लेकर ड्रैगन लगातार साजिश रच रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग जो है भारतीय सेना की, वो फिंगर 4 जो कि बिल्कुल वहां पर आपको दिख रहा है, वो ऊंची सी चोटी जो है ब्लैक कलर की दिख रही है, वो फिंगर 4 है, और वहां पर जो है तैनाती है भारतीय सेना की। लेकिन दूसरी तरफ जो है चीनी सेना बैठी हुई है, और विवाद उसी बात को लेकर है। भारतीय सेना लगातार चीनी सेना से यही कह रही है कि वो यहां पर अपना जो उन्होंने जमावड़ा किया है सेना का, जहां से कुछ ही किलोमीटर दूर होगा, उसको वहां से हटाए, और पुरानी जो स्थिति थी यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको बरकरार रखे। लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, सेना स्तर पर हो, यहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहां पर हो, तो ये वो बातचीत की प्रक्रिया जो है अभी फिलहाल जारी है। एक और सीमा पर सेना के जवान भरी ठंड में डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ठंड सैलानियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है, जहां आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाते सैलानियों से लेकर खिलाड़ी तक पहुंच रहे हैं। लद्दाख में सबसे ज्यादा ठंड जाड़े के मौसम में पड़ती है, और अधिकतर तापमान दिसंबर से लेकर मार्च तक 0 से नीचे ही रहता है। उसे भले ही लाख नुकसान हो, लेकिन एक फायदा तो जरूर है।
यहां पर जहां पर भी कहीं पानी होता है वो जम जाता है और खासतौर से युवाओं और विंटर स्पोर्ट्स का शौक रखने वालों के लिए वो बिन मांगी मुराद होती है। ये आइस रिंग्स जो आप देख रहे हैं यहां पर कुदरती तौर पर शून्य से नीचे तापमान के कारण बन जाती हैं। इनमें कोई किसी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और ये आइस रिंग्स जब बन जाती हैं तो इन पर फिर चाहे आप आइस स्कीइंग करें, आइस हॉकी खेलें तो वो आपके लिए मुफ्त में मैदान बन जाता है। यही कारण है कि देश में जितने भी खिलाड़ी आते हैं चाहे आइस हॉकी के या फिर आइस स्कीइंग के, वो लद्दाख से ही आते हैं क्योंकि उन्हें ये आइस रिंग्स कुदरती तौर पर बन के मिल जाती है। एलएसी पर तनाव की गर्मी पर ठंड भारी पड़ रही है। चीनी सैनिकों के तेवर बर्फ के आगे पस्त हैं। वहीं भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। अशरफ वाणी, लद्दाख, आज तक। जी हां, बंगाल में शक्ति प्रदर्शन और इस शक्ति प्रदर्शन में अपनी ताल अब ठोक दी है ममता बनर्जी में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से मास्टर स्ट्रोक चला, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रैली में अपने समर्थकों के बीच ममता ने कहा कि वो बीजेपी की साजिशों के आगे झुकेंगी नहीं। पुरुलिया के नंदीग्राम में रैली में ममता ने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया, मांग की कि केंद्र को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। ममता ने इस रैली में हमला बोलकर अपना चुनावी इरादा भी जता दिया। लगे हाथों ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। दूसरी तरफ हाल ही में ममता का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी कोलकाता में रोड शो करने जा रहे हैं। तो एक तरफ रोड शो है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की रैली है, लेकिन ममता ने इस रैली में साफ तौर पर एक ऐलान कर दिया है कि वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी की साजिशों को सफल नहीं होने देंगी। पंजाबेर कृषकरा रास्ताय पड़े आछे, आजके कृषक मेरे कृषक प्रेम, बीजेपी सेम सेम, लज्जाओ करे ना। তোমরা বাংলা দখল করবে, কৃষকের ওই বিল 3টে বিল প্রত্যাহার করতে হবে, তা নাহলে জেনে রেখো কোন আন্দোলন ভারতবর্ষে সাকসেসফুল হয়নি। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ছাড়া করেছিলাম আমরা, আগামী দিন করে আবার দেখিয়ে দেব কোন ফলে কি হয়। तो जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति रफ्तार पकड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। बीजेपी दिल्ली से कोलकाता तक ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रही है, तो उत्तर प्रदेश के मंत्री ने तो ममता को बांग्लादेशी तक कह दिया है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। यूपी के मंत्री बोले ममता बनर्जी बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। बीजेपी बोली बंगाल में कोरोना के टीके की चोरी हो रही है। चाल चोर, त्रिपाल चोर, कोल चोर और अब वैक्सीन चोर भी सरकार हो गई है। टीएमसी बोली तीसरी बार भी बंगाल में बनाएंगे सरकार। ममता की मजबूत किलेबंदी है, लेकिन बीजेपी ने भी इरादा अटल बना रखा है। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी का लक्ष्य सेट है। अब की बार 200 प्लस, यानी पार्टी 200 सीटें जीतकर सत्ता तक पहुंचने का फॉर्मूला सेट कर रही है। उन्हीं दावों में से एक है ये बयान। आगामी अप्रैल माह में वहां 294 सीटों में से भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी और वहां भी जो राष्ट्रवाद हमारा है, विराट हिंदुत्व की भावना से वहां भी राष्ट्रवाद लागू होगा। बंगाल के सियासी रण से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी का ये बड़ा हमला है। निशाना साधने वाले यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला। ममता दीदी के राज में हिंसा के आरोप लगाकर बीजेपी ने हमले तो पहले ही तेज कर दिए थे। अब पार्टी का आक्रामक अंदाज नेताओं की जबान से झलक रहा है। बंगाल में मुद्दा रोहिंग्या का है, सीए, एनआरसी का है, हिंसा भ्रष्टाचार का है।
बीजेपी तमाम मामलों को लेकर ममता को घेर रही है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बांग्लादेशी हो गई हैं। ममता बनर्जी का भारतीयता में, भारतीय संघ में कोई विश्वास नहीं है। जो इस्लामिक आतंकवादी हैं बांग्लादेश के, उनके इशारे पर वो काम कर रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देना, बांग्लादेशी मुसलमानों को नागरिकता देना और अपने वहां पर जो हिंदू देवी देवता हैं उनको अपमानित करना, मंदिरों को तोड़वाना, हमारे पर्वों को नहीं मनाने देना, सबसे बड़ी खतरा आज देश के लिए ममता बनर्जी हो गई हैं, जिसका परिणाम उनके साथ के लोग उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। बीजेपी लगातार कहती रही है कि पार्टी ने बंगाल की सत्ता संभाली तो एनआरसी लागू करेंगे। 20 दिसंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे पर सीए एनआरसी को लेकर केंद्र का प्लान बताया था। अभी सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। लेकिन लगातार तीसरी बार किला फतेह के इरादे से टीएमसी बता चुकी है। पार्टी लगातार सीए एनआरसी का विरोध करती रही है। अभी एक दिन पहले ही टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। এই বাংলায় যারাই আছে, যারাই পড়াশোনা করেছে, তাদের একটা লোককেও আপনাকে এনআরসিতে তাড়াতে আমরা দেব না। बीजेपी की हर आक्रामक रणनीति की काट के लिए टीएमसी वैसा ही रुख अपना रही है। पार्टी के तमाम नेताओं के निशाने पर बीजेपी है। अभी हाल ही में पार्टी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी को कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजरस बता दिया। শুধু এটুকু বলবো যে একটু চোখ কান খোলা রাখবেন। অনেকেই চারিপাশে করোনার থেকে বেশি ডেঞ্জারাস, করোনার থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? বিজেপি, কারণ ওরা আমাদের কালচার বোঝে না। टीएमसी बौखलाई हुई है, बीजेपी के तेवर से नाराजगी है, लेकिन बीजेपी समय के हिसाब से तुरुप के पत्ते को एक एक कर चल रही है। अब पार्टी राम मंदिर पर भी आवाज बुलंद कर रही है। 3 साल में मंदिर बन जाएगा दीदी, 3 साल जब तक मंदिर बन जाएगा आप अपने माफिया भतीजे को ले जाकर मंदिर के दर्शन करना और अपने सारे पाप धो लेना। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। राम मंदिर के साथ साथ बीजेपी ने कई मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा। ऐसे में बंगाल की लड़ाई की और जोरदार होने की आहट होने लगी है। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर और कोलकाता से श्याम सुंदर घोष के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। बीजेपी का आक्रामक एक्शन प्लान ममता दीदी को कड़ी राजनीतिक टक्कर दे रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा बंगाल में शुरू हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 23 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं ताकि इस साल वहां भी कमल को खिलाया जा सके। बीजेपी की नजर मिशन बंगाल पर है। चुनावों से पहले पार्टी की जड़ें मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। भारत माता की दिग्गजों का दौरा भी बंगाल की धरती पर शुरू हो चुका है। भारत माता की बीजेपी का दांव बंगाली अस्मिता को लेकर भी है। दिसंबर में अपने दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने शांति निकेतन में गुरुदेव टैगोर को नमन किया था। रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर भी तमाम बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम किए। उस बंगाली गौरव को नमन किया जिसकी कायल पूरी दुनिया है। बीजेपी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भी मेगा आयोजन करने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंचेंगे।
और नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि टीएमसी ने अपने धरती पुत्रों का आदर नहीं किया, मान नहीं रखा। वोटरों के बीच बीजेपी उसी मान सम्मान का हवाला देकर अपनी पहुंच बनाना चाहती है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नरेंद्र भाई जब लेकर आए, विपक्ष के सारे नेता, ये राहुल बाबा समेत सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। जब भी बीजेपी ने धरती पुत्र और बंगाली अस्मिता की आवाज लगाई, टीएमसी ने उसका करारा जवाब देने में देर नहीं की। টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়, ওই হায়দ্রাবাদের ওই নেতাদের, ওরা বিজেপির সমর্থক, গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? नेताजी की जयंती का मौका टीएमसी हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लिहाजा 23 जनवरी को जब प्रधानमंत्री कोलकाता में होंगे, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगी। बंगाली अस्मिता पर सियासत के बीच बीजेपी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी एक दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल सरकार को टीका चोर तक करार दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के अंदर जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें निःशुल्क वैक्सीन बांटा। पहली बात ये है कि सारे प्रदेशों में बांटा और सारे प्रदेशों से कहा कि हम वैक्सीन दे रहे हैं, हम सिरिंज दे रहे हैं, हम कोल्ड पॉट भी दे रहे हैं, आपका काम है वैक्सीन लगाना। पर दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता जी ने सबको पत्र लिखा कि ये वैक्सीन मेरी तरफ से बंट रहा है, राज्य सरकार निःशुल्क बांट रही है। अभी तक चाल चोर, त्रिपाल चोर, कोल चोर और अब वैक्सीन चोर भी सरकार हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता दीदी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करती है। पार्टी को यकीन है कि इस बार के चुनाव में ममता की कुर्सी खिसक जाएगी, लेकिन टीएमसी 2016 का अपना रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है। पार्टी से नाराज नेता भी भरोसा जता रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। मेरे साथ मैं ये भी बोलती हूँ, जो लोग पार्टी से इतने दिन जुड़े हैं, सबका इस टाइम एक साथ लड़ना है और यूनाइटेड होकर लड़नी है बिल्कुल, और फिर से ममता बनर्जी को जिताना है। दावों इरादों के बीच सियासी घमासान जारी है। मुर्शिदाबाद से गोपाल ठाकुर और कोलकाता से श्याम सुंदर घोष, इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दे रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के चुनाव में लड़ने का फैसला कर ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। टीएमसी ने तो ओवैसी को बीजेपी की कठपुतली तक, बी टीम तक बता दिया है। बंगाल में ममता के सामने दो मोर्चे हैं। एक चैलेंज है बीजेपी का, दूसरा बड़ा चैलेंज बन गया है ओवैसी का चुनावी दांव। AIMIM करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जता चुकी है। ओवैसी के नेता मिशन बंगाल पर पहुंच चुके हैं। हैदराबाद नगर निगम के पूर्व मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन उनमें से एक हैं, जो 2 दिन पहले ही मुर्शिदाबाद पहुंचे।
दरअसल बंगाल में जिस मुस्लिम वोट बैंक से ओवैसी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उस पर अब तक ममता दीदी की पकड़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक 2011 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट मिले। 2016 में 50% मुसलमानों ने टीएमसी पर भरोसा जताया। तो क्या ओवैसी ममता दीदी के उस कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी में है, और क्या ये बीजेपी की राह आसान करने वाला है? बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे। साक्षी महाराज ने ओवैसी के प्लान को लेकर उन्हें थैंक यू जरूर कहा, लेकिन बीजेपी को ये बयान नागवार गुजरा। पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी को जनता वोट देकर जिताती है, कोई बी, सी या डी टीम नहीं जिताती। जहाँ तक सवाल है इनकी पार्टी का, ओवैसी साहब की पार्टी का, उनकी अपनी पार्टी है, वो कहाँ लड़ेगी कहाँ नहीं लड़ेगी, लेकिन वैचारिक रूप से हम बिल्कुल उस पार्टी के खिलाफ है। वो पार्टी पूरी तरह से देश के हित में नहीं है, काम करने वाली है। इस तरह के जो थके हारे लोग जो है वो बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं। इसलिए जो है बीजेपी को जनता जिता रही है। कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम की बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी जो है वो हमेशा अव्वल टीम रही है और जनता उसके साथ है। तुम अपनी चिंता करो ना, ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स की चिंता करते करते जो है वो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो एकदम पूरी तरह से ध्वस्त और धाराशायी होती जा रही है। लेकिन ओवैसी के बंगाल दाव से टीएमसी में घबराहट देखी जा सकती है। पार्टी नेता ओवैसी को बीजेपी की कठपुतली बता रहे हैं। বাচ্চাদের মাটি নয়, বাংলার মানুষ মাটি, উন্নয়নের মাটি, ভবিষ্যতের মাটি, নিরাপত্তা কে দেবে? ভোট কাকে দেব? উড়ন্ত পাখিকে দেব না আমার পাড়ায় যে পাশি ভাষা আছে তাকে দেব? 12 जनवरी को जब ओवैसी यूपी के दौरे पर पहुंचे थे तो सवाल बंगाल को लेकर भी हुए। तब ओवैसी ने कहा कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों को जिताने के लिए नहीं। कि भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूँ और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है।